नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज 27 नवंबर 2025 है और हम यूपीएससी की तैयारी के नज़रिए से आज के ज़रूरी करंट अफेयर्स का पहला भाग लेकर आए हैं। आज की हमारी चर्चा में पर्यावरण, रक्षा, विज्ञान और भारतीय समाज से जुड़े कई अहम विषयों पर हम नज़र डालेंगे। जी कुछ विषय ऐसे भी हो सकते हैं जिन पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पर्यावरण से जुड़ी एक कह सकते हैं कि काफ़ी चिंताजनक खबर से। ऑस्ट्रेलिया से एक बड़ी खबर आ रही है। वहाँ का जो प्रसिद्ध निंगालू रीफ है, निंगालू रीफ, जी हाँ, उसका लगभग 70% हिस्सा खत्म हो चुका है। और ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये बेहद गंभीर बात है। निंगालू रीफ को समझना जरूरी है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी फ्रिंजिंग कोरल रीफ है। फ्रिंजिंग कोरल रीफ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये तट के बिल्कुल करीब बनी हुई है और करीब 300 किलोमीटर तक फैली है। यहाँ 250 तरह के कोरल और 500 से ज्यादा प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वेल, शार्क और हमबैक वेल जैसे बड़े समुद्री जीव भी यहीं रहते हैं। तो इसका नष्ट होना एक तरह से पूरे इकोसिस्टम के खत्म होने जैसा है। भारत से भी पर्यावरण से जुड़ी एक दिलचस्प खबर है। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन को देनवा नदी तैरकर पार करते देखा गया है। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व अपने आप में बहुत अनूठा है। ये नर्मदा नदी के दक्षिण में है और इसमें सतपुड़ा नेशनल पार्क, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पचमढ़ी सेंचुरी भी शामिल है ना? जी बिल्कुल। इसकी जो भौगोलिक बनावट है वो काफी उबड़ खाबड़ है और यहाँ 1500 से 10,000 साल पुरानी रॉक शेल्टर्स भी हैं। और इसकी वनस्पति के बारे में भी कुछ खास बात है। हाँ, यहाँ हिमालय क्षेत्र की 26 और नीलगिरी की 42 प्रजातियां एक साथ मिलती हैं। इसीलिए इसे वेस्टर्न घाट का उत्तरी छोर भी कहा जाता है। अच्छा। और देनवा नदी, वो तो इस रिजर्व की कह सकते हैं जीवन रेखा है। चलिए अब एक ऐसे जीव की बात करते हैं जिसे बचाने की बहुत कोशिशें हो रही हैं, क्यूबान गार। हाँ, क्यूबा के वैज्ञानिक ज़ापाटा दलदल में क्यूबान गार को विलुप्त होने से बचाने में लगे हैं। और ये कोई आम मछली नहीं है। वो क्यों? ये गार परिवार का हिस्सा है जो लगभग 10 करोड़ सालों से धरती पर मौजूद है। 10 करोड़ साल? जी, इसीलिए इन्हें जीवित जीवाश्मा या लिविंग फॉसिल भी कहा जा सकता है। इनकी खासियत क्या है? मतलब ये इतने लंबे समय तक कैसे बचे रहे हैं? इनकी अनुकूलन क्षमता कमाल की है। ये ताजे और खारे दोनों तरह के पानी में रह सकती हैं। पानी में अमोनिया और नाइट्रेट का स्तर ज्यादा होने पर भी ये जीवित रह सकती हैं। और मैंने पढ़ा था कि ये हवा से भी सांस ले सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर पानी में ऑक्सीजन कम हो तो ये सीधे हवा से भी सांस ले सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद आवाज के नुकसान और अफ्रीकन वॉकिंग कैटफिश जैसी आक्रामक प्रजातियों के कारण, मतलब दूसरी प्रजातियों के कारण। हाँ, इन वजह से ये IUCN की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। भारत में भी वनस्पतियों की नई खोजें तो जारी हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक नए पौधे की प्रजाति मिली है, होया डावोडियंसिस। जी, ये खोज राज्य के चांगलांग जिले के विजयनगर क्षेत्र में हुई है। ये इलाका जैविक रूप से बहुत समृद्ध है लेकिन बहुत दुर्गम है। होया पौधों को वैक्स प्लांट भी कहते हैं ना? हाँ, वैक्स प्लांट या पोर्सिलिन फूल। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके फूल मोम जैसे दिखते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीपों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और अब एक पेड़ की बात जिसका इस्तेमाल खरपतवार नाशक के रूप में हो सकता है, मंचूरियन वॉलनट ट्री। ये एक बहुत ही दिलचस्प खोज है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इस पेड़ की पत्तियों में खरपतवार को खत्म करने की अद्भुत क्षमता है। ये पेड़ मिलता कहाँ है? ये चीन के मंचूरिया, कोरियाई प्रायद्वीप और रूस में पाया जाता है। और इसकी सहनशीलता देखिए, ये -45 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड झेल सकता है। -45? जी, और 300 साल तक जीवित रह सकता है। इसके और क्या उपयोग हैं? सिर्फ खरपतवार नाशक के तौर पर ही? नहीं, इसका औषधीय उपयोग भी है। ये दर्द निवारक, एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक है। और तो और इसके हरे फलों से जैम और लकड़ी से फर्नीचर भी बनाया जाता है। चलिए अब रक्षा क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ये एक
कह सकते हैं कि ऐतिहासिक क्षण है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी कदम है। ऑपरेशन पवन 1987 में राजीव गांधी सरकार ने श्रीलंका में शुरू किया था। भारत श्रीलंका समझौते के तहत। जी, इसका मकसद था तमिल उग्रवादी समूहों, खासतौर पर लिट्टे यानी LTTE से हथियार ढलवाकर शांति स्थापित करना। और ये आज़ादी के बाद विदेश में भारत का पहला बड़ा सैन्य अभियान था। हाँ, पहला इतना बड़ा सैन्य अभियान, लेकिन ये मिशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। हाँ, क्योंकि लिट्टे अपने वादे से मुकर गया था। सही कहा। और उसके बाद ये एक भीषण युद्ध में बदल गया। इस ऑपरेशन में हमारे 1171 भारतीय सैनिक शहीद हुए। 1171, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, और 350 से ज्यादा घायल हुए। परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन भी इसी ऑपरेशन में शहीद हुए थे। तो इतने बड़े बलिदान को औपचारिक मान्यता मिलने में इतना समय क्यों लग गया? देखिए, दशकों तक इस ऑपरेशन के बलिदान को वो औपचारिक मान्यता नहीं मिली थी, जो आखिरकार अब 2025 में दी गई है। इसके पीछे शायद राजनीतिक और सामरिक वजह रही होंगी। और अगर हम वर्तमान रक्षा सहयोग की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 19वां संस्करण शुरू हो गया है। हाँ, ये अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो रहा है। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के मैंडेट के तहत जंगल युद्ध, पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान और आपदा राहत कार्यों का अभ्यास करना है। तो मतलब फोकस उन चुनौतियों पर है जो दोनों देशों के लिए कॉमन है। बिल्कुल। और इस बार ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अनमैन्ड लॉजिस्टिक वाहनों जैसी नई तकनीकों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। चलिए अब स्वास्थ्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी पर आते हैं। एक नई स्टडी से पता चला है कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का अगर इलाज ना किया जाए तो पार्किंसंस रोग का खतरा काफी बढ़ सकता है। ये दोनों बीमारियां तो बिल्कुल अलग लगती हैं। हाँ, लगती तो है। पहले OSA को समझते हैं। ये नींद से जुड़ी सांस की सबसे आम बीमारी है। इसमें होता यह है कि सोते समय गले की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती हैं और सांस की नली को ब्लॉक कर देती हैं। जी, जिससे सांस बार बार रुकती है। जोर जोर से खर्राटे लेना इसका एक मुख्य लक्षण है। और पार्किंसंस क्या है? पार्किंसंस एक न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारी है जो शरीर की गति को प्रभावित करती है। इसमें दिमाग का एक हिस्सा है सबस्टेंशिया नाइग्रा, उसके न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। अच्छा। इसके लक्षणों में कमी, शरीर में अकड़न और संतुलन बनाने में मुश्किल शामिल है। इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन दवाओं से लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। विज्ञान से जुड़ा एक और दिलचस्प विषय है फुजीवारा इफेक्ट। बंगाल की खाड़ी में 2 तूफानों के बीच ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। जी, ये एक प्राकृतिक घटना है। इसे 1921 में एक जापानी मौसम विज्ञानी डॉक्टर साकुहे फुजीवारा ने खोजा था। तो इसमें होता क्या है? जब 2 चक्रवात एक दूसरे के करीब आते हैं, मतलब उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए लगभग 1400 किलोमीटर से कम दूरी पर, तो वे एक दूसरे के चारों ओर एक कॉमन सेंटर पे घूमने लगते हैं। एक कॉमन सेंटर पर? हाँ, जैसे डांस कर रहे हो। हाँ, कह सकते हैं। और इसके कई परिणाम हो सकते हैं। वे आपस में मिलकर एक बड़ा चक्रवात बना सकते हैं जो ज्यादा खतरनाक होगा। बिल्कुल। या फिर वो एक दूसरे से दूर जा सकते हैं या एक दूसरे का रास्ता भी बदल सकते हैं। आपदा प्रबंधन के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और अंत में बात करते हैं भारत की एक विशेष जनजाति की, अबुझमाड़िया जनजाति। हाल ही में बस्तर ओलंपिक्स में इनकी भागीदारी बढ़ी है। हाँ, अबुझमाड़िया जनजाति मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ क्षेत्र में रहती है और ये गोंड जनजाति का ही एक उपसमूह है। इन्हें विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTG का दर्जा भी मिला हुआ है। जी, इन्हें PVTG का दर्जा प्राप्त है। इनकी संस्कृति के बारे में कुछ बताइए। ये अबुझमाड़िया भाषा बोलते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं। गोदना यानी टैटू को यहाँ महिलाएं एक स्थायी आभूषण मानती हैं। अच्छा। साजा फेस्टिवल और बस्तर दशहरा इनके प्रमुख त्योहार हैं और इनकी पूरी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती, शिकार और जंगल के उत्पादों पर ही निर्भर है। आज हमने निंगालू रीफ के विनाश से लेकर ऑपरेशन पवन के शहीदों को मिली पहचान और अबुझमाड़िया जनजाति की सांस्कृतिक झलक तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। और इन सब बातों से एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ हम क्यूबन गार जैसी प्रजातियों को बचाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ निंगालू रीफ जैसा पूरा इकोसिस्टम हमारी आंखों के सामने खत्म हो रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने की हमारी रणनीतियों में मौलिक रूप से कहाँ कमी रह गई है। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल
और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। यह 27 नवंबर के करंट अफेयर्स का पहला भाग था। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। जल्दी मिलेंगे अगले हिस्से के साथ।